इंदौर जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है और सरकार चाहती है कि इंदौर इतना रेवेन्यू दे जिससे सरकार चल सके। जी हाँ, और जब 31 मार्च आता है तो इंदौर के पंजीयन कार्यालय यानी रजिस्टर कार्यालय पर उन लोगों की भीड़ बढ़ जाती है जिन्होंने संपत्तियां खरीदी हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पंजीयक दीपक शर्मा जी। हम उनसे बात करते हैं सरकार ने क्या टारगेट दिया था, क्या वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या इस मध्य के दौर में भी इंदौर वो रिकॉर्ड कायम कर पाएगा जो अब तक कर पाया। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। सर, सरकार हमेशा एक टारगेट देती है आपको कि इतना रेवेन्यू हमें चाहिए, 31 मार्च आ रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आपके रजिस्ट्रार कार्यालय में हालांकि समता 1 समता 2 के चलते लोगों की आवाजाही इतनी नहीं होती, इतना रश नहीं होता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों का आना जारी है। क्या वजह है, आपको लगता है कि आप जो टारगेट दिया गया है उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, टारगेट हमेशा महत्वाकांक्षी दिया जाता है ताकि हम अपने बेस्ट एफर्ट कर सकें। इस वर्ष राज्य शासन ने 3077 करोड़ का आय लक्ष्य दिया था। चूँकि आय लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 28% ज़्यादा है, तो उसका पूरा हो पाना तो मुश्किल है। किंतु अभी तक जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है मार्च में, पिछले साल हमको 2415 करोड़ का आय लक्ष्य मिला था। इस बार 2550 करोड़ का आय मिलने की संभावना है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है जो नई कॉलोनीज आई हैं और बहुत सारे नियम भी आ गए हैं उसमें, जैसे रेरा नियम था, उसके पहले व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं करा सकता, ये कहाँ कितने आड़े आ रहे हैं? जबकि कहा ही जा रहा है कि इंदौर का क्षेत्रफल जिस तरह से बढ़ा है उस तरह से कॉलोनीज भी आई हैं, लोगों ने प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं, लेकिन पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। जी, नहीं, एक ये ज़रूर विषय है कि अवैध कॉलोनाइजेशन को लेके जिला प्रशासन द्वारा और पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उससे अवैध कॉलोनाइजेशन के दस्तावेजों का पंजीयन कम हुआ है, जो कि एक सकारात्मक कदम भी है। आगे पीछे वैध कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा देना और लोगों को अच्छे प्लाट मकान मिलना, ये ओवरऑल शासन की प्राथमिकता है। प्रथम दृष्टया इसमें ज़रूर लग रहा है कि लोगों को दस्तावेजों का पंजीयन कराने में कठिनाई हो रही है, पर लॉन्ग टर्म में इसका आम नागरिकों को फ़ायदा होगा। आप क्या लगता है जिस तरह से शेयर बढ़ रहा है उसके मुताबिक क्या सरकार ने आपको ऐसा टारगेट दिया है कि सरकार की जानकारी में है कि इतनी सारी कॉलोनीज आ रही हैं तो रेवेन्यू आना चाहिए, इसलिए इतना बड़ा टारगेट आपको दिया है? देखिए, इंदौर 24% के करीब पूरे मध्य प्रदेश में योगदान करता है राजस्व आय में, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन में, और उसी के अनुसार हमको आय लक्ष्य दिया गया है। चूँकि हमारे यहाँ कई सारी परियोजनाएं अभी पिछले साल लॉन्च हुई हैं, जिनमें ईस्टर्न बाईपास है, वेस्टर्न रिंग रोड है, जो अहिल्या पथ है, उसके बाद 7 सेक्टर में एमपीआईडीसी का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। साथ में आईडीए की कई परियोजनाएं, टीपीएस 5, 5, 4, 6 का काम तेज़ी से चल रहा है। सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर उज्जैन जो हाईवे है वो 6 लेन हो रहा है। इस प्रकार इन सब परियोजनाओं का मिला जुला असर इंदौर में दिखेगा और आने वाले 1 साल में यहाँ का रियल इस्टेट न केवल ग्रोथ करेगा बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत साफ़ सुथरा होगा। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि शहर की आबादी इतनी नहीं है? हम आबादी का अगर सरकारी आंकड़ा देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन एक मोटे तौर पे जो आबादी देखते हैं 40-50 लाख की आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा कॉलोनीज कट गई हैं, उससे कहीं ज़्यादा टाउनशिप आ गई हैं और कई सारे प्रोजेक्ट सरकार भी ला रही है। तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इससे राजस्व बढ़ सकता है? लोग लेने वाले ही नहीं होंगे तो राजस्व कैसे बढ़ेगा? देखिए, दो विषय हैं इसमें। इंदौर में जो रियल इस्टेट है वो एंड यूज़र ओरिएंटेशन के साथ साथ इन्वेस्टर ओरिएंटेड भी है। यहाँ लोग केवल रहने के लिए मकान प्लाट नहीं खरीदते हैं, बल्कि इन्वेस्ट करने के लिए भी मकान प्लाट खरीदते हैं, और इंदौर का रियल इस्टेट इसके लिए जाना जाता है। जहाँ तक जनसंख्या की बात है, दो तरह के ट्रेंड अभी प्रकाश में आए हैं। एक तो जो लोग यहाँ नहीं रहते वो भी यहाँ चाहते हैं कि उनकी एक प्रॉपर्टी हो, विशेषकर बाहर एनआरआईज़ का यहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ में जो बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में लोग रह रहे हैं और जिनका जुड़ाव इंदौर या आसपास के क्षेत्र से है,
वो चाहते हैं कि इंदौर में उनका एक घर या प्लाट हो, तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है। तीसरा, एक जो लोग अभी मूल शहर में रह रहे हैं, डेंस एरिया में रह रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये रुझान है कि बाहर एक आउट हाउस हो, और वीकेंड हाउस, आउट हाउस, फार्म हाउस, इन सब का कल्चर भी इंदौर में बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये तेज़ी से बढ़ेगा। अब जी। मैं जानना चाहता था आपसे कि इस बार आपने गाइडलाइन में वृद्धि की है और खासतौर पे मध्य क्षेत्र को भी उसमें शामिल कर लिया है, जबकि हमने ये देखा है कि जब जब गाइडलाइन की वृद्धि हुई है तो जो आउटर एरिया है, जो नई कॉलोनीज हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गया है, वहाँ पर गाइडलाइंस बढ़ती थी, लेकिन मध्य क्षेत्रों में भी अब की बार गाइडलाइन बढ़ा दी गई इसकी मूल वजह ये है कि गाइडलाइन केवल वर्तमान में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ है, केवल दस्तावेजों के पंजीयन और स्टाम्प ड्यूटी के पर्पज से ही नहीं, बल्कि गाइडलाइन का महत्व कई दृष्टिकोण से बढ़ा है। जैसे प्रत्येक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गाइडलाइन के आधार पर लोन दिए जाते हैं, बैंक गारंटी गाइडलाइन के आधार पर बन रही है। किसी भी तरह का फाइनेंस किसी भी व्यक्ति को कराना हो, किसी बिजनेस के पर्पज से या उद्योग के पर्पज से, तो वो उसकी प्रॉपर्टी की जो गाइडलाइन है वो बड़े मायने रख रही है। पिछले 10 सालों से मिडिल क्षेत्र में गाइडलाइन में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि वास्तविक बाज़ार में जो दरें हैं वो ज़्यादा हैं, जिसके कारण लोगों को संपत्ति क्रय विक्रय करने में दिक्कत आ रही थी, उनको लोन लेने में दिक्कत आ रही थी, बैंक गारंटीज़ की दिक्कत थी। और जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की नीति है कि अकाउंटेड मनी को बढ़ावा देना है और बेहतर और साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए गाइडलाइन दरों को युक्तिसंगत किया जा रहा है। कहीं भी ऐसी विसंगति नहीं है कि बाज़ार में दर कम है और गाइडलाइन में ज़्यादा है, ऐसा कहीं नहीं होगा। लेकिन जब जब गाइडलाइन बढ़ाई जाती है, दावे आपत्ति आते हैं, लेकिन उन दावे आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती। यद्यपि ये क्षेत्र जो है जिला मूल्यांकन समिति का है, पर फिर भी इस बार ऐसा नहीं होगा। जो वाजिब और अच्छे सुझाव हैं उनको नई गाइडलाइन में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो मेरा अंतिम सवाल, संपदा वन संपदा टू लाने के बाद खासतौर पर जो वकील साहब हैं उन्होंने काफ़ी आपत्तियां ली थी, अभी भी संपदा टू को लेकर और संपदा वन को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी रहती है और लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग परेशान होते हैं। जी, इसके लिए दो तो तात्कालिक उपाय किए हैं महानिरीक्षक पंजीयन महोदय ने। नंबर एक कि संपदा वन में स्लॉट्स जो हैं वो 18 स्लॉट प्रति सब रजिस्ट्रार से बढ़ा के वो 33 स्लॉट प्रति सब रजिस्ट्रार कर दिए हैं, तो उससे सीधा फ़ायदा हुआ है लोगों को। दूसरा, एक जो जियो टैगिंग को लेके लोगों की ज़्यादा शिकायतें थी, उसको रिलैक्स करते हुए उसका अल्टरनेट दिया है। अभी ज़रूरी नहीं है कि जियो टैगिंग से जो फ़ोटो कैप्चर की गई है संपदा ऐप के माध्यम से, उसी के आधार पर रजिस्ट्री हो। सामान्य फ़ोन से सामान्य तरीके से ली गई फ़ोटोज़ के आधार पर भी संपदा 2 में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। दूसरा, दूरगामी इसको सुधार के लिए संपदा 2 को अभी महानिरीक्षक पंजीयन महोदय ने इंदौर में भी अधिवक्ताओं से, आम नागरिकों से, सेवा प्रदाताओं से चर्चा की है, और हम तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक सरल बनाया जाए। जैसे लोगों की ओटीपी को लेके कुछ समस्याएं हैं, इशू हैं, तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। महानिरीक्षक पंजीयन का और राज्य शासन का मानना है कि लोगों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा बनाए रखते हुए सुविधा को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, कितना रेवेन्यू जनरेट कर कर देने वाला है इंदौर, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में डूबी हुई है और रेवेन्यू की सख्त जरूरत है। आपको टारगेट तो 3077 का दिया है, आप कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर कर दे सकता है इंदौर? 2550 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू इंदौर में इस वर्ष आने की संभावना है, और ये आगामी समय में, चूँकि मार्च के बाद भी सरकार को तो विकास कार्यों के लिए धन की ज़रूरत लगती ही है, तो आने वाले समय में भी इसके बहुत बेहतर रिजल्ट इंदौर में मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे दीपक शर्मा जी, जो रजिस्ट्रार है इंदौर पंजीयन कार्यालय के। उन्होंने कहा कि इंदौर अच्छी आय अर्जित करके सरकार को देगा। निश्चित रूप से ये सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस वक्त लंबे कर्जे में है और लगातार कर्जे पे कर्जे लिया जा रहा है। उन्होंने संपदा वन संपदा टू को लेकर भी कहा कि जो त्रुटियां थी उन्हें दूर कर दी गई हैं, और गाइडलाइन को लेकर उन्होंने कहा कि
लंबे समय से गाइडलाइंस नहीं बढ़ाई गई थी, इसी के चलते गाइडलाइंस बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन संजय बुआ के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।